वेलकम टू बालाजी आरएस। ये आपकी क्लास थर्ड है, राजस्थान हिस्ट्री की। अभी तक सभ्यताओं का टॉपिक और मेवाड़ की हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम तीसरी क्लास में मारवाड़ का इतिहास देखेंगे और उसमें राठौड़ वंशावली को और डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी कल्चरल अचीवमेंट और पॉलिटिकल अचीवमेंट को देखेंगे। पिछली क्लासों में हमने तीन राजाओं को, रतन सिंह जी को, अमीर जी को और महाराणा प्रताप जी को हमने अच्छे से देखा था। और इनके अलावा जो बाकी जो जो इम्पोर्टेंट राजा है उनकी जो अचीवमेंट है उनको हमने देखा था। इस क्लास में हम मालदेव और चंद्रसेन, ये दो बड़े राजाओं को भी देखेंगे। फिर अगली क्लास में हम कान्हड़ देव और बाकी की हिस्ट्री देख के इसको कंप्लीट करेंगे। राजस्थान की ये मिडियवल काल वाली हिस्ट्री। तो मारवाड़ को स्टार्ट करते हैं। इनके संस्थापक को राव सिंह कहा जाता है। राव सिंह माना जाता है कि राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ वंश को स्थापित किया था। ये कन्नौज से आए थे। कन्नौज से आए थे और खेड़ जो इलाका है, खेड़ रीजन में जो बाड़मेर में पाया जाता है, यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी ये इस वंशावली को यहाँ पे स्थापित किया था। और इस खेड़ जगह को ही इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी 1240 ईडी में। तो इनके लिए यही है कि इन्होंने जो है कैपिटल बनाया था। फिर इसके बाद राव दुहड़ आए थे। इन्होंने कर्नाटक से नागणेची माता, हमारे जो एक देवियों वाला भी टॉपिक है हमारी लोक देवी, उनमें से एक है नागणेची माता। इनकी जो मूर्ति है कर्नाटक से लेके आए थे और इसकी स्थापना इन्होंने बाड़मेर के नगाना विलेज में किया था। तो नागणेची माता का की मूर्ति नगाना विलेज में बाड़मेर में स्थापित किया था इन्होंने, कर्नाटक से लाए थे। और इनके लिए एक है कि इनका जो एक भाई था, छोटा भाई, वो संत बाबूजी, बाबूजी आपको पता ही है, उनके पिताजी थे। इनका नाम था धांधल। तो इनके जो छोटे भाई थे धांधल, वो संत बाबूजी के पिताजी थे। ये ऐसा वंशावली है जिसमें खूब सारे जो है लोक देवता हमें मिलेंगे। इनके बाद एक आते हैं मल्लीनाथ जी। इनके बारे में भी आप आगे जाके पढ़ोगे कि मल्लीनाथ जी भी एक लोक देवता हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल मेवानगर में बनाया था। तो पहली कैपिटल तो खेड़ हो गई और दूसरी कैपिटल मेवानगर। तो ये आपको सीक्वेंस में ही पूछ सकते हैं कि मारवाड़ में कौन सी कैपिटल कैसे बनी थी। तो खेड़, फिर मेवानगर। फिर ये मल्लीनाथ जी के इनके नाम की वजह से ही जो मारवाड़ रीजन है, मारवाड़ का जो इलाका है, इसको मालानी प्रदेश भी कहते हैं। मालानी प्रदेश आपने कई बार सुना होगा कि जो मारवाड़ के इलाके को मालानी प्रदेश कहते हैं, इनके नाम से ही इनको दिया गया है, मालानी प्रदेश। फिर इनके बाद जो है राव चुंडा आते। सॉरी, राव चुंडा तो वहाँ थे, ये मारवाड़ में चुंडा। हाँ, राव चुंडा ही सही है। इन्होंने क्या किया था, प्रतिहार, आपने गुर्जर प्रतिहार सुना होगा। गुर्जर प्रतिहार राजा थे इंदा। इनकी बेटी से इन्होंने शादी करी और दहेज में इनको जो है मंडोर मिला था। तो जो इनको ये मंडोर मिला, तो इन्होंने मंडोर को ही कैपिटल बना लिया, अपनी राजधानी मंडोर को बना लिया था इन्होंने। तीसरी कैपिटल मंडोर चुंडा ने बनाई थी। इनको ये दहेज में मिली थी। तो इनकी जो बीवी थी चांद कंवर के नाम से आपने चांद बावड़ी सुना होगा। चांद बावड़ी, ये इनकी वाइफ ने ही बनवाया था, चांद बावड़ी। और जब ये बीकानेर की तरफ उस तरफ गए थे, तब वहाँ के भाटियों ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। इन्होंने फिर जब अपने छोटे भाई का नाम था कान्हा, उनको राजा बनाया था इन्होंने। फिर इसके बाद जो है रणमल आए थे। रणमल इम्पोर्टेंट है राजा। ये हमने मेवाड़ की हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा था कि कैसे मुगल के प्रोटेक्टर बने थे, फिर कुंभा के प्रोटेक्टर बने थे। फिर इन्होंने राघव देव की हत्या कर दी थी। फिर चुंडा आए थे मालवा से, फिर उन्होंने जो है भारमली की मदद से रणमल को मार के जो है फिर से ये ले लिया था, मेवाड़ अपने कब्जे में ले लिया था वापस। फिर कुंभा को दे दिया था। और फिर इसके बदले में जो है इनका बेटा जोधा है,
इनको वहां से भागना पड़ा था और मंडोर चुंडा ने कब्जा कर लिया था। फिर अवल बावल की टीटी, राव जोधा हम पढ़ रहे हैं अब। ये हम रणमल की हिस्ट्री वहाँ देख चुके हैं। फिर अवल बावल की टीटी भी हमने देखी थी कि राव जोधा के साथ होती है, मेवाड़ के चुंडा करते हैं। तो इसमें क्या था, तीन वो थे क्लॉजेस कि सोजत जो थी वो मेवाड़ और बाड़मेर, मेवाड़ और मारवाड़ की बाउंड्री बनेगी, और जो मंडोर ले लिया गया था वो जोधा को वापस दे दिया जाएगा। और इनकी जो बेटी थी चंद्रकंवर, उनकी शादी रायमल से कर दी जाएगी। फिर इन्होंने जो है 1459 में जोधपुर के संस्थापक बने थे। इसको याद करना आसान है। 1459 में जोधपुर और 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। इसको इस तरह से आप मिला के याद कर लेना कि दोनों के पूछा जाता है कि जोधपुर कब बना था और उदयपुर कब बना था। उदयपुर तो हमने मेवाड़ में देख लिया, जोधपुर ये मारवाड़ में है। इन्होंने जो है दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को भी हराया था। तो बहलोल लोधी को हराने वाले राजा के बारे में पूछे एग्जाम में तो वो है राव जोधा। इन्होंने मेहरानगढ़ का किला बनाया था। मेहरानगढ़ किला जो चिड़िया टू पहाड़ी पर है, इनका इन्होंने बनाया था। और इसकी जो फाउंडेशन, इसकी जो नींव किसने रखी थी? स्वयं करणी माता जी ने अपने हाथों से रखी थी। करणी माता भी है लोक देवी में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो है पहले वो नींव रखते हैं और फिर मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टू पहाड़ी पे बनाते हैं। और फिर मेहरानगढ़ किले में ही इन्होंने चामुंडा माता का मंदिर भी बनाया है। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ किले में इन्होंने राव जोधा ने बनाया है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? अवल बावल की टीटी, जोधपुर के संस्थापक, फिर मेहरानगढ़ का किला, करणी माता फाउंडेशन रखती है, और चामुंडा माता मंदिर। फिर इसके बाद राव बीका आते हैं। इन्होंने बीका से बीकानेर, आपको पता ही है, बीकानेर के संस्थापक है, इनकी ये उपलब्धि है। फिर राव जोधा है। राव मालदेव आते हैं। आपके 6 जो मेन राजा है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उनमें से एक मालदेव भी है। हमें इनके बारे में सब पढ़ना जरूरी है। इनका जन्म 1511 में हुआ था, 5 दिसंबर 1511। इनकी माता का नाम पद्म कुमारी थी और इनके पिता का नाम गंगा था, गंगा राव। तो राव गंगा, इन्होंने क्या है कि अपने पिताजी की हत्या करके जो है इस राजपाट को पाया था, इसलिए इनको जो पितृहंता भी कहते हैं, पैट्रिसाइड इंग्लिश में, और हिंदी में पितृहंता कहते हैं इनको। फिर इनकी हत्या करने के बाद जो है इनकी जो ताजपोशी होती है वो सोजत पाली में होती है। जब ये राजा बने थे तो इनके पास एक तो ये सोजत था और एक इनके पास जो है इनको विरासत में जोधपुर मिला था। तो ये 2 परगने के ये थे राजा। फिर जैसे जैसे इनकी जो ये अपने राज्य का विस्तार की इनकी कामना बढ़ी, इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे इन्होंने फेमस है कि इन्होंने लगभग 52 बैटल लड़ी, 52 लड़ाई लड़ी और 58 परगने पे कब्जा किया इन्होंने। तो 58 प्लस 2, 60 परगने इनके पास हो गए थे आखिर में आते आते। और 52 लड़ाइयाँ लड़ना और 52 जीतना, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि में से एक है। अब मेवाड़ से इनका रिलेशन हमको पता ही है कि जब सांगवा ने पाती परवन किया था, तब ये जो मारवाड़ से मालदेव आए थे खानवा बैटल में। फिर बैटल ऑफ हरमाड़ा हुआ है, इसमें क्या हुआ था, इन्होंने उदय सिंह की तो हेल्प करी थी। वो बनवीर, आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि बनवीर को हरा के इन्होंने उदय सिंह को मेवाड़ का संस्थापक बनाया, ये राजा बनाया था। फिर बाद में इनकी जो है उदय सिंह से ही कुछ बहस हो गई, मुठभेड़ हो गई, कुछ हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने जो अजमेर के हाजी का पठान थे, इनकी मदद करी थी। इन्होंने मालदेव ने करी थी उदय सिंह के खिलाफ। तो ये यहाँ पे थोड़ा देखा जाता है कि ना, ये जो है अगेंस्ट चले गए थे मेवाड़ के। तो ये बैटल ऑफ हरमाड़ा में हुआ था ये लड़ाई, हाजी खां पठान और उदय सिंह की लड़ाई हुई थी। हरमाड़ा, हरमाड़ा पता ही आपको, जयपुर साइड में है इस तरफ। फिर एक बैटल ऑफ पाहेबा, पाहेबा का युद्ध जरूरी है, 1541 में हुआ था। इसमें मालदेव और जैत सिंह ऑफ बीकानेर, बीकानेर का जैत सिंह के बीच में लड़ाई हुई थी पाहेबा के बैटल में। आपको नाम पता होना चाहिए। और इसमें क्या हुआ था, ये फेमस क्यों है, क्योंकि जैत सिंह तो इस बैटल में मारा गया था, पर इनका जो बेटा था कल्याणमल, जैत सिंह का बेटा कल्याणमल, वो शेरशाह सूरी के
पास चला गया था मदद के लिए, उनकी शरण में ही चला गया था एक तरह से। तो फिर शेरशाह सूरी जब उनके पास चला गया, तो फिर जब शेरशाह सूरी मालदेव पे जोधपुर पे आक्रमण करते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध होता है। तो गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच में होता है? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में, इसको बैटल ऑफ जैतारण भी कहते हैं। अब मालदेव के साइड में कौन लड़े थे? जैता और कुंभा लड़े थे। शेरशाह के साइड में लड़े थे कल्याणमल और वीरमदेव। कल्याणमल तो इसलिए लड़े थे क्योंकि उनके पिताजी की मार के जो है बीकानेर पे हमला जीत गया था, वो तो था ही ऊपर वाली लड़ाई पाहेबा में। वीरमदेव भी इसलिए लड़े थे क्योंकि इनसे भी लड़के इनका जो मेड़ता है, मेड़ता को भी जो है मालदेव ने कब्जा कर लिया था। तो वीरमदेव और कल्याणमल जो है शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ते हैं। ये भी जाते हैं वीरमदेव शेरशाह सूरी से मदद मांगने के लिए, दोनों गए थे। तो इन दोनों को ही भेज दिया, जाओ आप दोनों मेरी सेना ले जाओ और मालदेव से लड़ लो। ये इनका अलग ही हिसाब चलता था। जब ये लड़ाई चल रही थी तब जो है मालदेव किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको क्या जेता के ऊपर शक हो गया था कि जेता जो है अपने साथ सेना को अपने गांव की तरफ ले जा रहा था, गांव की तरफ ठहराने के लिए, कि वही मैं राशन की व्यवस्था सब कुछ कर दूंगा। मालदेव को ऐसी सूचना है कि कहीं जेता भी जो शेरशाह सूरी से कहीं मिल नहीं गया हो, तो उनको शक हो गया। तो मालदेव तो पीछे हट गए, पर जो जेता और कुंभा है ये दोनों जो है शेरशाह सूरी के साथ ये जो इसके इनकी जो बैटल होती है इसमें लड़ते हैं। और ये जब लड़ते हैं तो इन्होंने जो इनके पास जो मुट्ठी भर सैनिक ही बचे थे, क्योंकि मालदेव तो बड़ी सेना ले गया था अपने साथ। उस मुट्ठी भर सेना के साथ जो है ये शेरशाह सूरी की बड़ी सेना को टक्कर देते हैं। बहुत मुश्किल से शेरशाह सूरी जो है ये बैटल जीतता है। गिरी सुमेल का युद्ध, बार बार याद रखो कि हम गिरी सुमेल के युद्ध में बात कर रहे हैं, जिसमें चैता और कुंभा लड़ते हैं। और इसमें जब ये शेरशाह सूरी जीत जाता है तब ये एक स्टेटमेंट भी देता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, बाजरे के चक्कर में मेरे हाथ से दिल्ली की इतनी बड़ी सल्तनत हाथ से चली जाती। तो मुट्ठी भर इनके लिए क्या जोधपुर के चक्कर में इनसे दिल्ली की सल्तनत भी जा सकती थी। इन्होंने इतनी भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ी थी। जैता और कुंभा, ये इनके नाम इसलिए बहुत इतिहास में नाम दर्ज है इनके। फिर जब ये हार जाते हैं, शेरशाह सूरी जब वो कब्जा कर लेता है जोधपुर और उसके इलाके में, तब मालदेव जो है सिवाना चला जाता है। सिवाना जो राठौड़ की जो है शरणा स्थली है, जितने भी राठौड़ आगे आएंगे जो भी आखिर में जो है सिवाना में ही शरण लेते हैं। ये चले जाते हैं तो शेरशाह सूरी जो है, जब खवास खान थे इनके एक सेना नायक, उनको जो है प्रशासनिक अधिकारी बना के जो है जोधपुर में स्थापित करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि जोधपुर को फिर उसके बाद किसने संभाला था? तो खवास खान। लड़े तो कोई और थे, उनको तो कुछ नहीं मिला, और आखिर में जो है खवास खान को ही एडमिनिस्ट्रेटर बना के छोड़ देते हैं। पर बाद में जो है इस खवास खान को भी हराकर जो है मालदेव फिर से अपना पूरा पूरा एरिया कैप्चर कर लेते हैं। इतिहास में एक और घटना इंपॉर्टेंट है, वाइफ इनकी एक थी उमादे। उमादे जो है लूणकरण भाटी की बेटी थी जैसलमेर की। ये पूछते हैं कि जो उमादे थी वो किन की बेटी थी? लूणकरण सर की बेटी थी। भाटी जो थे वहाँ पे जैसलमेर के, उनकी बेटी थी। इनको जो है रूठी रानी का टाइटल मिला हुआ है कि रूठी रानी इनको कहते थे, और ये तारागढ़ के किले में रह रही थी। ये इनको रूठी रानी क्यों कहते हैं? इनको अपने पति और उनकी एक दासी थी, मेड बोल सकते हैं, जो भी भारमली, उन पे शक हो गया था। तो उसकी वजह से जो है रूठी रानी जो है तारागढ़ अजमेर तारागढ़ में वहाँ चली जाती है रूठ के, और अपना ज़्यादातर समय वो वही बिताती है अपने। तो उमादे इसके लिए थी, ये भी थोड़ा था। अब कोर्ट स्कॉलर में एक इम्पोर्टेंट है ईसर दास जी। इनकी प्रमुख रचना में से एक है हरिरास। आजकल आप सावन में गाने सुन रहे होंगे, आदेश आदेश करके महादेव के इमेजेस लगा के आप देखते हो इंस्टाग्राम में कई गाने लग रहे हैं। वैसे तो ये जो हरिदास है ये इन्होंने कृष्ण जी के लिए लिखा था, और ये आजकल फेमस जो है महादेव जी के लिए हो रहा है। तो ये
उनकी ही रचना है हरिरस, इसी में इनकी कुछ पंक्तियों में से उस गाने को बनाया गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये करंट में भी चल रहा है, गाने वाने चल रहे हैं अगर आप सुन रहे हो तो। और दूसरी है हाला झालारी कुंडलिया, और तीसरा था देवीयान। ये 3 इनकी किताबें, हरि रस, हरि के बाद देवीयान है, और हाला झाला की कुंडलियां हैं। ऐसे याद कर सकते हो। और इनके एक और स्कॉलर थे आशानंद जी। आशानंद जी ने लिखा था भागा भारमरी का दोहा। ये भारमरी वही है जिनके ऊपर शक हुआ था, और इनका प्रेमी बाघा, इनका इनका दोहा इन्होंने लिखा था आशानंद जी। और उमादेव भटियानी का कवि, तो उमादेव के जो दुख थे भटियानी, उसको भी इन्होंने लिखा। भारमली और भटियानी दोनों के दुख लिखने वाले आशानंद जी है। इनकी स्टोरी पे नहीं जाएंगे हम, इनके टाइटल देख लेते हैं मालदेव जी के। इनको तो एक हसमत वाला राजा भी कहते हैं, हसमत वाला राजा और हिंदू बादशाह। ये पूछा जाता है कि हसमत वाला राजा किन का टाइटल है, तो मालदेव जी का है। फिर एक फरिश्ता ट्रैवलर हुए थे जो विदेश से आए थे, इन्होंने अपनी किताब तारीख फरिश्ता में मालदेव जी की बारे में लिखा था, उनके बहादुरी के और इनके जो जिस तरह से लड़े थे उसकी प्रशंसा के लिए इन्होंने प्रशंसा की थी तारीख फरिश्ता में। एक फरिश्ता आया था जिन्होंने मालदेव की प्रशंसा करी, ऐसा याद कर लो आप। इनके 3 बेटे थे, तो मालदेव जी ने जो चंद्रसेन है, जो अपने 5 राजाओं में 6 राजाओं में से एक बड़े राजा है चंद्रसेन, इनको राजा बनाते हैं चंद्रसेन को। और जो इनके जो 2 बड़े भाई थे राम सिंह और उदय सिंह, इनको ये राजा नहीं बनाते। तो इस बात का गुस्सा लेके जो है ये अकबर के दरबार में चले जाते थे। 1562 में अकबर के पास चले गए, और वहाँ उनसे जो है मदद मांगनी शुरू करी कि हमें राजा बनाने की जगह इन्होंने चंद्रसेन को राजा कैसे बना दिया। उनकी मृत्यु 1562 में हो गई, और फिर चंद्रसेन जो है राजा बन गए। उत्तराधिकारी का संघर्ष इसमें भी हुआ है इनका। अब हम चंद्रसेन को पढ़ेंगे, आपके मेन राजाओं में से एक है। तो इनको फेमस क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है अकबर से लड़ाई लड़ी, और कभी भी इन्होंने जो अकबर की जो सबऑर्डिनेशन या शरण नहीं ली, इन्होंने उनके आगे कभी झुके नहीं है। जैसे ही वो दोनों गए थे, उदय सिंह और राम सिंह, तो अकबर ने जो है जोधपुर पे अटैक कर दिया। फिर इन्होंने थोड़ी देर बाद जो है नागौर दरबार भी लगाया था 1570 का। ये पूछते हैं कि नागौर दरबार 1570 किसने लगाया था, अकबर ने लगाया था। तो उसमें जो है इन्होंने उदय सिंह, जो 2 भाई है उनमें से एक का जो है सपोर्ट किया था। ये देख के चंद्रसेन वहां से उठ के चले जाते हैं, और जब जोधपुर पे आक्रमण होता है तो कब्जा कर लेते हैं अकबर। फिर जो है वहां से चंद्रसेन जो है बहादुरजून चले जाते हैं। ये पूछते हैं कि जब जोधपुर में अटैक होने के बाद ना चंद्रसेन पहली बार कहाँ जाते हैं, तो बहादुरजून जाते हैं। तो बहादुरजून जाने के बाद वहां पे भी अटैक करता है अकबर। फिर वो वहां से भी चले जाते हैं, और सिवाना किला, सिवाना शरण स्थली पता ही है अपने को कि मारवाड़ की शरण स्थली है, यहाँ चले जाते हैं। आखिर में जब ये सोजत पाली वहां के पहाड़ियों में चले जाते हैं, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। पर आखिर तक इन्होंने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। फिर जोधपुर पे जब कब्जा हुआ, तब जब बीकानेर के राजा थे राय सिंह, इनको जोधपुर का प्रशासक बनाया गया अकबर ने इनको जो है प्रशासक बना लिया। इनको बनाया था राय सिंह, बीकानेर के पड़ोसी राज्य था इनका। तो ये दोनों की दुश्मनी भी चल रही थी, तो इनको दे दिया कि आप ही संभालो। और आखिर में जब इन्होंने आखिर में क्या किया, जो जोधपुर था, जोधपुर की सारी जमीन को इन्होंने खालसा भूमि डिक्लेयर कर दिया। खालसा भूमि क्या होती है, ऐसी भूमियां जिसपे सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जहां से जितना भी रेवेन्यू आएगा सीधा सीधा सेंटर में जाएगा, यानी कि मुगल के जो खजाने थे उसमें सीधा सीधा जाएगा। डायरेक्ट कंट्रोल जो है सेंटर की तरफ से होगा। तो खालसा भूमि डिक्लेयर कर दी गई थी जोधपुर को। इनके टाइटल क्या क्या थे चंद्रसेन के, हम चंद्रसेन पढ़ रहे हैं, याद रखना। ये मारवाड़ का प्रताप कहते हैं इनको, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। और पूर्ववर्ती और प्रताप का पूर्ववर्ती कहते हैं।
और मारवाड़ का, सॉरी ये भूला बिसरा राजा है, फॉरगॉटन है, ये ट्रांसलेशन में ही गड़बड़ है। भूला बिसरा राजा मारवाड़ का, इनकी एक उपाधि ये भी है। ये इधर उधर भागते रहे, चलते रहे, लेकिन कभी इन्होंने शरण नहीं ली, तो इनको कभी ये लोग भूल जाते थे कि हाँ ये भी एक हैं। फिर इनके बाद जो है एक मोटा राजा उदय सिंह आते हैं। ये पहले थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, और अपनी बेटी मनीबाई, जिनको हम जोधा के नाम से भी इतिहास में कोई कोई कई कई किताबों में लिखा है, पर हम जो है इनको मनीबाई ही बोलेंगे क्योंकि जोधा डिस्प्यूटेड नाम है। तो मनीबाई का जो है अकबर के साथ शादी कराते हैं। तो यह हमें याद रखना है, मोटा राजा उदय सिंह, इन्होंने किया था पहली बार ये। फिर इसके बाद कल्ला रायमलोट आते हैं। ये रायमल के बेटे हैं, और जो ऊपर उदय सिंह पढ़ा था हमने, इनके भाई है ये। इनके टाइम पे अकबर ने सिवाना पे अटैक किया था। कल्ला रायमलोट के टाइम पे सिवाना पे अटैक किया था, और सिवाना पे ही जो दूसरा शाखा हुआ था, दूसरा शाखा तो आपको पता ही है, केसरिया और जौहर किया जाता है। तो सिवाना का दूसरा शाखा कल्ला रायमलोट के टाइम पे हुआ था। पहला कब हुआ था? कानड़ देव के टाइम पे हुआ था, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी अपने 6 राजाओं में से एक है। इसमें जौहर कौन करती हैं? जौहर करने वाली है भान कंवर। इनके अंडर जो है जौहर होता है, और केसरिया जो है कल्ला रायमल जी के अंदर अंडर ही होता है। तो हमें पता होना चाहिए, ये आप के याद कर लो। तो ये क्या आपको याद रहेगा कि सिवाना में सेम शब्द वाले थे, भान कंवर जी। वैसे आपको ये इतिहास में ऐसी चीजें आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, इसके लिए ट्रिक बनाने की आपको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। और इनकी मृत्यु से पहले ही पृथ्वीराज राठौड़ ने कुछ मरसिया लिखा था। मरसिया मतलब उनके मरने से पहले जो उनकी जीवनी, ये इसको कहते हैं मरसिया। तो इन्होंने कल्ला रायमलोट की मरसिया लिखे थे, इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ ने। वो साथ साथ लिखते जा रहे थे कि ना ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसा हुआ है, ये अब आक्रमण हुआ है, साका हुआ है, साका हो रहा है। तो इन्होंने ऐसे लिखते गए थे ये साथ साथ ही। तो इन्होंने अब इस बैटल के बारे में भी लिखा था। फिर इनके बाद जो है जसवंत सिंह जी आते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, जसवंत सिंह जो है बैटल ऑफ धर्मत, धर्मत का युद्ध जो है इन्होंने लड़ा था 1658 में। इसमें क्या, धर्मत के युद्ध में क्या हुआ था? लड़ाई तो मेन किसके बीच में थी? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों भाई थे, तो पता हो तो दारा शिकोह। तो जो जसवंत सिंह थे, ये दारा शिकोह की तरफ से लड़ते हैं, और औरंगजेब के विरुद्ध में लड़ते हैं। जसवंत सिंह की तरफ जसवंत सिंह आते हैं, और कासिम खान, ये दारा शिकोह की तरफ से लड़ते हैं। और आखिर में जब ये कासिम खान है, ये औरंगजेब इसको अपनी तरफ करने में सफल हो जाता है, और ये सेना को धोखा दे देता है, जिसकी वजह से दारा हार जाते हैं, और औरंगजेब जो है गद्दी पे स्थापित हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक बैटल ऑफ खाजवा होता है। अब इसमें ना चाहते हुए भी इनको जो है औरंगजेब का साथ देना पड़ा था। ये औरंगजेब और शुजा के बीच में जो है ये लड़ाई हुई थी, उत्तराधिकारी संघर्ष में ही था ये इनके, मुगल के। तो इसमें तो शुरुआत में तो जसवंत सिंह जो है औरंगजेब के साथ में ही लड़े थे। फिर बाद में जसवंत सिंह जी ने औरंगजेब को धोखा देके बोला कि हम नहीं लड़ेंगे आपके साथ, और ये जोधपुर आ गए थे। तो इसे ऐसे कहा जा सकता है कि इनडायरेक्टली इन्होंने जो है जो सूजा थे औरंगजेब से जिनकी लड़ाई हुई थी, उनका साथ दिया इन्होंने इनडायरेक्टली। फिर वापस जो है औरंगजेब जीत जाता है, और आखिर में जो है कुछ समय बाद औरंगजेब जो है जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर बना के भेज देता है। ये ऐसा समझ लो कि पनिशमेंट पोस्टिंग होती है ना, सजा देने के लिए किसी की पोस्टिंग करना। तो ये उस तरह से था कि काबुल में जाओ, वहीं रहो, और वहीं फिर ये आगे वहीं पे ही इनकी लगभग जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो इनकी डेथ हुई थी जमरूद का थाना, अमरूद नहीं है जमरूद है, ऐसे याद कर लो, जमरूद का थाना में इनकी मृत्यु हो जाती है जसवंत सिंह जी की। और जैसे ही ये मरते हैं, तो ये जो औरंगजेब है, ये कहते हैं आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी कि धर्म का दरवाजा टूट गया। अब हम जो है जो चाहे वो कर सकते हैं उस तरफ। तो ये इन्होंने इनके शब्द थे औरंगजेब के, जैसे ही जसवंत सिंह जी मरते हैं, की मृत्यु होती है।
इनकी किताबें भी हैं, इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदया और अप्रोच सिद्धांत सार। आनंद भाषा, अपनी भाषा में आनंद आता है और इससे जो है अपना बोध जगता है, प्रबोध, और सिद्धांत इससे बनता है। ऐसे याद कर लो, आनंद भाषा प्रबोध सिद्धांत, ऐसे करके ट्रिक बना के आप याद कर लो, क्योंकि ये किताबें इंपॉर्टेंट है जसवंत सिंह की। ये पूछी जा सकती है कि आनंद विलास के लेखक कौन थे, भाषा भूषण किन राजा ने लिखा था, प्रबोध चंद्रोदय किन्होंने लिखा था, अप्रोच सिद्धांत सार, आनंद विलास, भाषा भूषण। ये मैं 3-4 बार बोल रहा हूँ आपको ताकि याद रहे कि ये चीज हमने जसवंत सिंह के अंडर पढ़ा था। ये हम क्या टाइटल भूल जाते हैं, जसवंत सिंह तो भूल जाते हैं, किताबें याद रह जाती है। अब जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा की स्थापना करी थी, एक शहर बसाया था। कहाँ बसाया था इन्होंने? महाराष्ट्र में बसाया था। तो महाराष्ट्र में इन्होंने जसवंतपुरा बसाया था। इनके दो प्रमुख स्कॉलर थे, एक तो मुणोत नेन्सी, आपने नाम सुना ही होगा, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है जसवंत सिंह के दीवान थे, और इन्होंने जो है मुणोत नेन्सी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ के थे तो मारवाड़ परगना, और अपनी खुद की इन्होंने ख्यात लिख दिया। तो ये दो इनकी किताबें थी। और आगे जाके मुंशी देवी प्रसाद हुए थे, इन्होंने जो है जो मुणत नेन्सी है इनको राजपुताना का अबुल फजल कहा है। इनको अबुल फजल, आपको पता है अकबर के ही दरबार में थे, तो इनको जो है राजपुताना का अबुल फजल की बराबर की उपाधि दी थी इन्होंने। अब एक ही इंपॉर्टेंट किताब और है, बारहट नरहरिदास। ये कई बार किताब में पूछा गया है, ये अवतार चरित्र किन्होंने लिखा था? तो बारहट नरहरिदास। अगले राजा है अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी जो है, इनको बचाने के लिए कुछ लोगों ने हेल्प करी थी। शुरुआत में तो एक तो गौरा का नाम याद रखना है आपको। इन्होंने जो है इनको बचाने के लिए इनको अपनी यहाँ से इनको निकाल के ले गई थी। ये इनको पन्नादाई और मारवाड़ कहते हैं, मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं। जैसे आपको पन्नादाई हमने पढ़ाया था, जो उदय सिंह को बचा के जो है वहाँ से ले जाती हैं बनवीर से, वैसे ही ये गौरा भी जो है अजीत सिंह जी को बचा के ले जाती हैं। और इसमें जो है दुर्गादास जी इनकी हेल्प करते हैं, दुर्गादास जी हेल्प करते हैं, और फिर ये आके जो है इनको कालिंदरी गांव सिरोही ले जाते हैं। ये तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि गौरा कौन है, पनादाई मारवाड़ की गौरा है, दुर्गादास राठौड़ हेल्प करते हैं, और कालिंदरी गांव सिरोही में इनको ले जाते हैं। और वहाँ उनकी जो देखभाल कौन करते हैं? तो मुकुंद दास खींची। तो मुकुंद दास खींची जो थे, इन्होंने जो है अजीत सिंह जी की देखभाल करी थी जब तक ये राजपाट संभालने लायक नहीं हो जाए। और इस बीच में जो दुर्गादास राठौड़ जी थे, इन्होंने कई एफर्ट करे कि किसी तरह से अजीत सिंह जी को वापस जो है मारवाड़ का राजा बनाया जाए। तो ये एफर्ट इनके कब काम आए? जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है बहादुर शाह जो है मुगल सल्तनत में बैठते हैं तख्त पे। तो ये जो है अजीत सिंह जी को जोधपुर का राजा फिर से बनाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? दुर्गादास जी का। इन्होंने जो है अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए बहादुर शाह को मनाया था। फिर आगे जाके जो है ये जो अजीत सिंह जी है, ये अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी फारूक सियार से करते हैं। फारूक सियार मुगल बादशाह आगे जाके जो बनते हैं, उनसे इनकी शादी करवाते हैं ये। तो ये लास्ट राजकुमारी है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि लास्ट राजकुमारी कौन थी जिनका मुगल राजा के साथ शादी हुई थी? तो ये थी, इनका नाम इंद्र कुंवर थी, और इनकी शादी फारूक सियार से हुआ था। इस वजह से जो है इनका बेटा जो था बख्श सिंह, इन्होंने जो है अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से इनकी मृत्यु हो गई थी अजीत सिंह जी की। तो हम जो है वो दुर्गादास राठौड़ जी के बारे में पढ़ेंगे।
इन्होंने 30 साल तक जो है मारवाड़ को वापस अपनी जो है अजीत सिंह को और मारवाड़ का राजा बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो मारवाड़ के 30 साल की लड़ाई भी हम जानते हैं। तो ये दुर्गादास राठौड़ जी की वजह से हुई थी लड़ी, इन्होंने ही लड़ा था। और आखिर में इनको क्या मिला, जैसे ही अजीत सिंह जी राजा बने तो इन्होंने दुर्गादास जी को राज्य से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि दुर्गादास जी की प्रसिद्धि ज़्यादा हो रही है, उस चक्कर में तो अजीत सिंह जी ने इनको निकाल दिया। फिर ये कहाँ जाते हैं? मेवाड़ में उस समय जो है अमर सिंह सेकंड ये थे राजगद्दी पे, तो इनकी शरण में चले जाते हैं। अमर सिंह इनको रामपुरा और विजयपुर ये 2 जागीर देते हैं। तो अमर सिंह, रामपुरा और विजयपुर ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं मेवाड़ में। फिर बाद में जो है ये उज्जैन चले जाते हैं। तो उज्जैन की जो शिप्रा नदी है उस वहीं रहते हैं, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी छतरी भी जो है शिप्रा नदी के किनारे में ही है। शिप्रा नदी के किनारे आपको पता है महाकाल का मंदिर है उज्जैन के, तो वहाँ इनकी छतरी है दुर्गादास राठौड़ जी की। इसके बाद एक राजा हुए अभय सिंह जी। अभय सिंह जी के टाइम में एक बड़ी घटना घटी थी, अमृता देवी बिश्नोई। आपको पता ही होगा खेजड़ली के पेड़ को बचाने के लिए ये और इनकी बेटियां जो है पेड़ से चिपक के अपने आप को आत्महत्या कर लेती हैं, ऐसे समझ लो कि। तो 1730 की ये घटना है। आपको कैसे याद रखना कि अभय सिंह अमृत डबल ए याद रख लीजिए, तो इससे आपको याद रहेगा कि अमृता देवी बिश्नोई जी का जो ये घटनाक्रम हुआ था उस समय अभय सिंह जी मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ पे थे। और ये अगर एक कैलेंडर भी पूछते हैं कि शुक्ल संवत के हिसाब से ये कौन सी तिथि थी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी था जब ये केजड़ली में ये हुआ था। इनके टाइम पे 2 कोर्ट स्कॉलर थे इनके, एक तो करणी दान इनकी किताब थी सूरज प्रकाश। अब एक करणी से कर्ण याद कर लो, कर्ण से सूरज याद कर लो, सूर्यपुत्र कर्ण ऐसे याद कर लो। और वीर भान की किताब थी राज रूपक, ऐसे याद कर लो, वीर रूप है इसका। अगले जो है मान सिंह थे। मान सिंह को सन्यासी कवि, मारवाड़ के सन्यासी कवि भी कहा जाता है, ये इनका टाइटल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है एक ये नाथ संप्रदाय को मानते थे और इन्होंने नाथ चरित्र नामक की किताब लिखी थी। तो नाथ चरित्र मान सिंह द्वारा रचित है। और इनकी एक और इन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई थी। इस लाइब्रेरी का नाम है मान पुस्तक प्रकाश। तो मान से था मान सिंह याद रख ही लोगे, तो ये पुस्तक प्रकाश इन्होंने लाइब्रेरी जोधपुर में बनाई थी। इनके एक कोर्ट में थे बांकीदास, और इनको कहा जाता है कविराज बांकीदास। ये जो कविराज है ये टाइटल इनको मान सिंह जी ने दिया था। तो इनकी भी कुछ किताबें आपको याद रखनी है। पहले तो इनकी खुद की ख्यात रहेगी बांकीदास री ख्यात, ये आपको याद रहेगा। और अगला है दातार भवानी। और ये कुछ कवियों में से ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जैसे ईश्वरदास जी हुए, बांकीदास जी हुए, तो ये इम्पोर्टेंट कवियों में से आते हैं जिनके लेखक हमको याद रखने होंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक में भी लेखक और उनकी रचनाएं लिखी हुई है। तो ये भी आपके साथ साथ हो रहा, बाद में मैं इनको एक साथ और करवा दूंगा आपको। तो बांकीदास री ख्यात, दातार भवानी, कुल कवि 32। तो कुकवि, सॉरी ये कुल कवि नहीं है, कुकवि है, याद रखना, कुकवि 32। और मान जसो मंदन, मान से तो मान सिंह है, मान सिंह के टाइम में बांकीदास थे, तो मान जसो मंदन और कुकवि 32 और दातार भवानी बांकीदासरी ख्यात, 4 आपको याद रखने हैं। इसमें से आपको है ना ट्रिक बनाना होगा कि दातार भवानी, कुकवि और मान जसो मंदन, क्योंकि एक तो याद हो ही गया आपको पहला वाला। यहाँ पे अपनी जो है ये लगभग ये खत्म होता है हमारा, क्योंकि आखिर में जो मान सिंह जी थे इन्होंने ही 1818 में ब्रिटिश के साथ जो है संधि कर ली थी। और यहाँ पे ब्रिटिश से जो चार्ल्स मेटकाल आते हैं, आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो है राजस्थान में जो संधियाँ हुई है उसको चार्ल्स मेटकाल ही करते हैं। तो 1818 में ब्रिटिश के साथ संधि हो जाती है और ये इनका मारवाड़ का
ये जो है ब्रिटिश का काल अब शुरू हो जाता है। तो यहाँ अपनी ये क्लास संपन्न होती है। अगर पुरानी क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी तैयारी को जो है लिमिटेड रखो, जितना सिलेबस है उतना ही आप पढ़ो, उससे आपका रिजल्ट आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि जो पेपर 3 है उसमें नंबर कम क्यों आते हैं। मैंने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस भी किया है, उसमें जो टॉपिक दे रखा है उसी से ही वो सवाल पूछ रहे हैं। अब आप जो है एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो कि जितना एक्स्ट्रा पढ़ोगे उतना आपको दुख होगा। मैंने सभ्यताएं 3 ही कराई है क्योंकि उन्होंने 3 ही पूछा है। राजा 6 इंपॉर्टेंट है, पर राजा के साथ जो है उन्होंने एक हेडिंग और डाली है, मेन डायनेस्टी और उनकी कल्चरल और पॉलिटिकल अचीवमेंट। ये चीजें भी आपको देखनी होगी। अब 6 राजा पढ़ के इस सिचुएशन में सिर्फ 6 राजा पढ़ के आपका काम नहीं होगा। आपको ऐसे भी देखने होंगे जिन्होंने मुगलों से या मुस्लिम रूलरों से किसी तरह का उनका जो है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई हुई है, या फिर उन्होंने कल्चरल अचीवमेंट में कुछ किया है, उनके अंदर कोई ऐसे महान लेखक हुए हैं जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है। क्योंकि लेखक वाला टॉपिक नीचे कल्चरल में भी दे रखा है, उसमें दे रखा है ना कि चारों काल में कौन कौन सी किताबें लिखी गई है और उनके लेखक कौन कौन है। ये टॉपिक है हमारा। अब लिमिटेड पढ़ोगे तो पूरे चांसेस है कि जो 100 नंबर में से आपके 50 के पार जा सकता है ये। इसमें करंट अफेयर और जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है उसका भी योगदान रहेगा, तो आप उसको भी करना है हमें। तो अपने तैयारी को जो है सही डायरेक्शन में रखना और आपकी सफलता जरूर मिलेगी। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ ग्रेट डे।